Good afternoon, all of you and UPSC aspirant. आज वित्त मंत्रालय ने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें और बजट पास किया है। 1 फरवरी 2025 12:45 PM बाय PIV दिल्ली। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पास किया गया है। इसके मुख्य घटक जो मैं आपको आज इस PDF के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। भाग ए, जैसा कि आप देख रहे हैं PDF के माध्यम से, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मतलब 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बजट अनुमान 2025-26 उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपए तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स वे 11.21 लाख करोड़ रुपए GDP का 3.1% रहने का अनुमान है। आगे हम देखेंगे कि विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के लिए राज्य की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभ आरंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा ताकि कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और NCCF अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसारण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड मखानों का उत्पादन, प्रसरण, मूल्य संवर्धन और विपणन से
सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। मत्स्य उद्योग में क्या क्या हुआ है? सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन में क्या क्या किया है? कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई और कपास की अधिक लंबे रेशे वाले किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। असम में यूरिया संयंत्र नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन हुआ। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए विशेष और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष विस्तारित कार्यक्रम या कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधिक ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम भारत की फुटवियर और लेदर क्षेत्र के उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंध संस्थान स्थापना की जाएगी। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। विकास के तीसरे इंजन के रूप में मिशन पहला, लोगों में निवेश, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, मेक ऑफ इंडिया, मेक ऑफ द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार, 6500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र, 500 करोड़ रुपए के कुल परिवेश से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र, सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा, पीएम स्वनिधि। इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमताओं विकास सहायता के साथ नवीनीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी। सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे। राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता, सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव। परिसंपत्ति
शक्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना। जल जीवन मिशन बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। शहरी चुनौती कोष 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों का संरचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन लाया गया। परमाणु ऊर्जा मिशन और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूल रिएक्टर्स SMR के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव। पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट HML में शामिल किया जाएगा। समुद्री विकास कोष 2025 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधन उड़ान स्कीम की घोषणा। पर्वतीय आकांक्षीय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा। बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहाटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। बिहार में पश्चिमी कोसी नहर IRM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। खनन क्षेत्र सुधार। टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। स्वामी फंड 2 सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा। रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन चुनौती मोड के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। नवाचार में निवेश, अनुसंधान, विकास और नवाचार। पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहित के लिए डीप टेक फंड की संभावना तलाशी जाएगी। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप
बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप, फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक, भावी खाद्य और पोषण सुधार के सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन्स के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। नेशनल जियो स्पेटियल मिशन, बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी। विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात निर्यात संवर्धन मिशन, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए साक्ष्य तय किए जाएंगे। भारत ट्रेडनेट, व्यापार, प्रलेखन और वित्त पोषण संसाधनों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट (BTN) स्थापित किया जाएगा। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमताओं केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शन के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। फ्यूल के रूप में सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास, बीमा क्षेत्र में एफडीआई, भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनी के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% की जाएगी। NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा, NABFID अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के उद्देश्य से आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन क्षेत्र, पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का प्रस्ताव। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति, सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, प्रतिस्पर्धा समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0, जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक मामले के लिए प्रस्ताव। खंड बी, प्रत्यक्ष कर। अब हम प्रत्यक्ष कर के बारे में जानेंगे खंड बी में। खंड ए हमने पढ़ चुका है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये
सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी। ये नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफ़ी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। ये करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का परित्याग होगा। संशोधन कर संरचना। नई कर व्यवस्था में संशोधन कर संरचना निम्न अनुसार होगी। जैसा कि आप इस संरचना के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने कर पे कितना प्रतिशत कर लगेगा। 4 लाख रुपए कमाने वाले पे 0। अब 4 लाख कोई कमाएगा प्रति वर्ष तो उसे कर नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5% कर लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए पर 10% कर। 12 से 16 लाख रुपए पर 15%। 16 से 20 लाख रुपए पर 20%। 20 से 24 लाख पर 25%। 24 लाख रुपए से अधिक 30% टैक्स लगेगा, जैसा कि इस लिस्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है। TDS TCS को तर्कसंगत बनाना। TDS की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्कसंगत बनाना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है। किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख करोड़ नहीं 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम LRS के अंतर्गत धन प्रेषणों पर TCS की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। उच्च TDS कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होगी। विवरणीय दलील करने की नियत तारीख तक TCS के भुगतान में विलंब को गैर आपराधिक घोषित करने का प्रावधान। अनुपालन बोझ को कम करना। छोटे धर्मार्थ न्यासों या संस्थानों की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जाएगा। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है। व्यवसाय करने की सुगमता। 3 वर्षों के ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामले में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करते हेतु एक योजना की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने तथा निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार। 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम NSS से किए गए आहरण पर छूट। NPS वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव को जो समग्र सीमाओं के अधीन सामान्य NPS खाताओं के लिए उपलब्ध हैं। अब हम आगे देखेंगे कि रोजगार एवं निवेश। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चितता। उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित
कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव जो ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्टोर करने वाले अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है। अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए टन भार योजना। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्टअप के निगमन का विस्तार। 1.4.2030 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्ष तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए हैं। वैकल्पिक निवेश निधियां AIF श्रेणी 1 और श्रेणी 2 AIF अवसंरचना और ऐसी ही अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। सोवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार। सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव है। ये था हमारा प्रत्यक्ष कर। अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और कुछ भी इसमें आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। अप्रत्यक्ष कर औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क ढांचे का युक्तिकरण। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएंगी। मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मंदों जहां ऐसा दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है। एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव है। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी। अप्रत्यक्ष करों में 26,000 करोड़ रुपए के राजस्व का परित्याग होगा। औषधि या दवाओं के आयात पर राहत। 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट। 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल। औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियाँ और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को सहायता। महत्वपूर्ण खनिज कोबाल्ट
पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। वस्त्र, घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा दो। अन्य प्रकार के शटल रहित कार्गो वाली टेक्सटाइल मशीनी सीमा शुल्क से मुक्त। बुने हुए वस्त्रों पर 10% या 20% के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा ₹115 प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में क्या छूट दी गई है? इंटरएक्टिव प्लेट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। ओपन सेल और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। ओपन सेल्स के अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। लिथियम आयन बैटरी में क्या छूट दी गई? इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फ़ोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। पोत परिवहन क्षेत्र, पोत निर्माण में कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले 10 वर्ष तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूटें दी जाएंगी। दूरसंचार में क्या छूट दी गई ये देखिए। कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20% से 10% पर लाया गया। निर्यात संवर्धन, हस्तशिल्प वस्तुएं, हाथों से जो सिली जाती हैं या बनाई जाती हैं उन्हें हस्तशिल्प वस्तुएं कहते हैं। हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 महीनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है। शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में 9 और वस्तुएं शामिल की गई हैं। चमड़े की वस्तुएं, बेड ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दे दी गई है। क्रश लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट मिली है। समुद्री उत्पाद में क्या छूट मिली है? फ्रोजन फिश फेस्ट, सुरीमी और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया गया है। कितनी छूट दी है? 25% की छूट दी गई है इसमें। मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलिसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% किया गया है। रेल वस्तुओं के लिए घरेलू MRO जारी किया गया है। रेल वस्तुओं के लिए घरेलू MRO में वायुयानों और जलपोतों के मरम्मत के लिए आयातित MRO के समान ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसी वस्तुओं के निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई, जिसे आगे 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। व्यापार सुविधा में क्या क्या छूटें दी गई हैं? प्रोविजनल कर निर्धारण की समय सीमा, व्यवसाय प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्वैच्छिक अनुपालन, आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माना के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
अंतिम उपयोग की समय सीमा बढ़ाई गई है। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय ऐसे तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। तो आपने ये केंद्रीय बजट को मैंने अपने माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जहाँ तक कि आपको मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे हमारे हर देश के कोने कोने और सभी छात्रों को केंद्रीय बजट के बारे में नॉलेज हो। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे सभी देशवासी और सभी देश प्रेमी और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या पेश किया गया है, क्या छूट दी गई है और क्या हमें राहत मिली है। तो ये इसलिए हमारे जो वार्षिक बजट आता है उससे पहले ही केंद्रीय बजट पेश कर दिया जाता है। हर साल ये 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। इस बार भी 1 फरवरी 2025 को ये बजट पेश किया गया है। तो मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।